तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूस्ट अप योर स्टडी। फ्रेंड्स, आज से हम एयरफोर्स और नेवी के लिए फिजिक्स की क्लासेस करेंगे। हर ये क्लासेस डेली बेसिस पे होगी, जो कि एक प्रैक्टिस सेशन होगी। फिर इसके बाद हम लोग एक दिन प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन हम कोई नया एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो शुरू करते हैं आज से ये सेशन। और हाँ फ्रेंड्स, फिजिक्स नहीं, इसके अलावा फिजिक्स के साथ मैथ्स और इंग्लिश की भी वीडियो प्रोवाइड होगी आपके लिए। इस चैनल पे आप रेगुलर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सेशन फिजिक्स की। स्टार्ट करते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आंसर करेंगे जब भी वीडियो आप ये देखेंगे। और जितने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भेजें, उनको शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और मेरे से जुड़ने के लिए बोलें, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेट मिलेगी और मैं आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। क्वेश्चन में ये कह रहा है फ्रेंड्स, विच ऑफ, इनमें से कौन सा एक लेंथ का यूनिट नहीं है। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं फ्रेंड्स, नॉट का अंदाज़ा नहीं लगा देते हैं। तो आप देखिए, इसमें पूछा है कि लेंथ का इसमें से यूनिट कौन नहीं है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, लेंथ का यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है, लाइट ईयर भी होता है, फर्मी भी होता है, लेकिन रेडियन नहीं होता है। रेडियन लेंथ का यूनिट नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, रेडियन। रेडियन यूनिट नहीं होता फ्रेंड्स लेंथ का, रेडियन यूनिट होता है किसका, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताऊंगा कि आप लोग क्या सही करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। क्या हो गया फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, रेडियन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन ऑफ m(l-1 t-2)। फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से ये जो डायमेंशन दिया गया है m(l-1 t-2), फ्रेंड्स ये किसका डायमेंशन होता है, आप लोगों को कमेंट्स बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डायमेंशन होता है फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे देख सकते हैं m(l-1 t)। बेसिक तरीका ये है कि आप इसको क्रॉस चेक कर ले एक बार। तो क्रॉस चेक करने का फ्रेंड्स तरीका होता है टॉक का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, टॉक फॉर्मूला होता है F/R। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि m(l-1 t-2) दे रखा है। और सरफेस टेंशन F/L, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक L नीचे बचेगा और L ऊपर बचे तो कट जाएगा और आंसर होगा हमारा m(t-2)। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। विस्कोसिटी तो होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स, स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं, स्ट्रेस को प्रेशर बोलते हैं। और प्रेशर का आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, फॉर्मूला का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स पर यूनिट एरिया इसका डायमेंशन, तो आपको पता है फोर्स का डायमेंशन होता है m(l-t-2)। और उसमें जब हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एल ऊपर चला जाएगा और निगेटिव हो जाएगा, तो m(l-1 t-2) हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा स्ट्रेस। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a body starting from rest and moving with a constant acceleration covers a distance s1 in the 4th second and the distance s2 in the 6th second, then the ratio of s1 by s2। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन में पूछा है एक बॉडी है जो रेस्ट से ट्रैवल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। आपको बताना है S1 डिस्टेंस मूव करा है 4th सेकंड में और S2 डिस्टेंस मूव करा है 6 सेकंड में। तो आपको S1/S2 का रेशियो बताना है। देखिए फ्रेंड्स, एक सिंपल फॉर्मूला होता है S के लिए, आप लोग पढ़े हुए, S=U + A/2 इंटू 2n-1 फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। 2n-1 एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी बेसिस पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
एस इजकल टू यू प्लस में सबसे बेसिक फॉर्मूला पहले ये जो होता है एस इजकल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1 यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। देखिए यू तो सबके लिए सेम और ए भी कांस्टेंट बोला है, तो हमको बस इस चीज़ से मतलब है 2n-1 और n इजकल टू 4 एक बार और इजकल टू और n एक बार 6 लेके हम s1/s2 निकाल देते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं s1/s2। s1/s2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक बार 2n-1 तो 2n-1 4 के लिए क्या हो जाएगा 8-1 और एक बार 6 के लिए क्या हो जाएगा 12-1, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 7/11। तो हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स डी 7/11। और हाँ फ्रेंड्स, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था एस इजक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1 आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं और हर सेट में, यहाँ तक कि मैंने 1-2 बार एग्जाम दिया है तो मुझे पता है हर सेट में एक क्वेश्चन एक बार मिल जाता है आपको एस इजक्वल टू यू प्लस ए इजक्वल टू 2n-1 से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, when a projectile is at the highest point of its trajectory the direction of its velocity and acceleration are। देखिए फ्रेंड्स, जो आप लोग पता होगा ट्रैजेक्टरी होता है, जब हम लोग बॉल फेंकते हैं यहाँ से थीटा एंगल से, तो यहाँ पर हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच कितना एंगल होगा। क्वेश्चन जनरली यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है हाईएस्ट पोजीशन पर हमारा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाता है। तो दोनों के बीच कितना एंगल हो गया फ्रेंड्स 90 डिग्री का। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा, राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है और वेलोसिटी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब वो आगे की तरफ लगता है। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है भी। तो राइट आंसर इसका हो गया फ्रेंड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व इज आर इनर्शियल। क्वेश्चन में बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी बना के पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट लिखा है वो इनर्शिया, जो आप लोग पता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो वेरीफाई करता है। तो आप लोग को पढ़ना है चारों ऑप्शन, और चलिए पढ़ते हैं चारों ऑप्शन। पहला है फर्स्ट फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया होता है क्या। लॉ ऑफ इनर्शिया फ्रेंड्स आप लोग पता होगा कि अगर कोई वस्तु मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहती है, और कोई स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है तब तक उसके कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर कोई वर्क ना करे। तो ये होता है इनर्शिया। चलिए इसके थ्रू हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अ चाइल्ड रिवॉल्विंग इन अ मेरी गो राउंड। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि घूम रहा है तो उसके मसल्स का फोर्स लग रहा है, तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी पे, अ ड्राइवर इन ए कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राइट आंसर हमारा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना से पकड़ में है, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कोई चीज़ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है मतलब वो घूमता ही रहेगा, मतलब एक ड्राइवर मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है कार तो घूमता ही रहेगा। यही इसका राइट आंसर है, इनर्शिया को वेरीफाई कर रहा है, यही सेकंड ऑप्शन हमारा है, ए ड्राइवर इन अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, a man of mass 65 kg is holding a bucket of mass 15 kg. He walks 50 meter on a level road at a constant speed of 3 meter per second and then climbs up a hill of height 20 meter. What is the work done by the man? और जहाँ पर जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, मतलब आपको यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स, बस इसका आंसर छोटा सा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है mgh, यही। तो फ्रेंड्स आपको पता है मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मास
दोनों, बस आदमी का नहीं काउंट क्योंकि वो मास जो बकेट है उसका भी मास ऐड करना पड़ेगा। तो 65 + 50 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 80। तो टोटल मास हो जाएगा 80 और जी का वैल्यू हमको 10 लेना है और हाइट कितना बोला है फ्रेंड्स? हाइट लेना है 20। तो 20 हाइट लेना है। तो फ्रेंड्स आंसर बेसिकली कितना हो जाएगा? आ रहा था 80 × 10 × 20। तो कितना हो जाए फ्रेंड्स? 8 दूनी का 16, 16 मतलब 16 के जूल। 16,000 जूल मतलब 16 किलो जूल। तो राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स डी, 16 किलो जूल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, मूविंग बुलेट हिट्स अ सॉलिड टारगेट resting on a frictionless surface and gets embedded in it, what is conserved in this process। देखिए फ्रेंड्स बता रहा है कि एक मूविंग बुलेट है और एक सॉलिड टारगेट में घुस जा रहा है। फ्रिक्शनलेस मतलब कोई बहुत बड़ा बड़ा चीज़ रखा है और मूव नहीं कर रहा है, और एक हम बुलेट फायर कर रहे हैं और उसमें वो घुस जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस में कौन सा जो क्वांटिटी है वो कंजर्व्ड रहेगा, ये क्वेश्चन हमारा कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे कोलिजन, ये क्वेश्चन है जो कोलिजन से आप पढ़ेंगे। दो कोलिजन होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इसी से क्वेश्चन आप समझ में पकड़ में आ जा रहा है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है फ्रेंड्स? टकराने के बाद ऑब्जेक्ट अलग अलग चलता है। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है फ्रेंड्स? टकराता है और साथ साथ चलने लगता है। तो क्वेश्चन यही में पकड़ में आ जा रहा है कि जब बुलेट फायर कर रहे हैं और घुस जा रहा है, मतलब फायर किया और एक ही में घुस गया, मतलब ये क्वेश्चन हो गया इन इलास्टिक कोलिजन का। और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है फ्रेंड्स? इन इलास्टिक कोलिजन के लिए फ्रेंड्स आप लोग पता हो कि बस मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोमेंटम। और यही अब जब टकरा के अलग अलग हो जाते तो होता है इलास्टिक कोलिजन, और उसके लिए हमारा आंसर होता है दोनों। लेकिन यहाँ पर ये इलास्टिक कोलिजन है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केवल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। मतलब जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहता है। जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो बस मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। और फ्रेंड्स पता करने का एक बेसिक तरीका है, अगर टकरा कोलिजन के बाद अगर ऑब्जेक्ट एक साथ हो गया तो इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, और टकराने के बाद अलग अलग हो गया तो इलास्टिक कोलिजन हो गया। आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। रेडियो एक्टिविटी किसका प्रॉपर्टी है? आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स ए एटॉमिक न्यूक्लियाई, बी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, सी एक्सरेज, या डी अल्ट्रावायलेट लाइट। तो देखिए फ्रेंड्स जो ये रेडियो एक्टिविटी होता है किसका प्रॉपर्टी होता है, बेसिकली आप लोग पढ़ेंगे बस ये एटॉमिक एटम्स एंड न्यूक्लियाई में। तो बेसिकली प्रॉपर्टी होता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई का, मतलब ये न्यूक्लियाई का ही प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिविटी। जितना भी सारा आप पढ़ेंगे बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन ऐसे जनरली आ जाते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन बाद से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर है एटॉमिक न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज रिलेटेड टू इट्स। पूछा है फ्रेंड्स कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड किस पे रिलेट या किस पे डिपेंड करता है। रिलेट यहाँ डिपेंड भी आप कह सकते हैं, डिपेंड पूछा है फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच का। तो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पिच। फ्रीक्वेंसी पिच पे डिपेंड करता है। और यही क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ देता है लाउडनेस, कभी लाउडनेस पूछ देता है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे या एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था फ्रीक्वेंसी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिच। फ्रीक्वेंसी पिच पे डिपेंड करता है। चलिए पढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, एज अ स्पेसशिप्स मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इट्स स्पीड। पूछा फ्रेंड्स एक कोई स्पेसशिप है जो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, मतलब बड़े ऑर्बिट से, मतलब बहुत बड़ा ऑर्बिट से छोटा ऑर्बिट की तरफ वो मूव करता है, तो इसके स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे वो नज़दीक आते जाएगा, जैसे जैसे बड़ा ऑर्बिट से छोटा ऑर्बिट की तरफ आ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल
पुल किसी नियर वाले प्लैनेट से उसका बढ़ता जाएगा, और ग्रेविटेशनल पुल बढ़ेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, इंक्रीज इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा फ्रेंड्स, माक नंबर इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्पीड। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे माक नंबर, जनरली यह स्पीड में रिलेशन निकालने के लिए आप लोग कहीं सुने होंगे एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। तो वहीं पूछा है कि माक नंबर इज यूज इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने बता ही दिया एयरक्राफ्ट में इसका यूज होता है, मतलब कनेक्शन में जो है इसका रियल जो बस एयरक्राफ्ट से, मतलब माक नंबर हो जो यूज होता है कहाँ पे, एयरक्राफ्ट में स्पीड के लिए पता कर लगाने के लिए। जैसे कभी कभी बोल देते हैं कि इसमें हमारा ये एयरक्राफ्ट है जो इतना मार्क नंबर से मूव कर रहा है या इतना नंबर से, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी, वो डीप में होगा जेई के लिए। फिलहाल आप लोग बस याद रखें कि मार्क नंबर जो होता है एयरक्राफ्ट के लिए यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, रडार इज यूज्ड फॉर। रडार, देखिए फ्रेंड्स, रडार अच्छा क्वेश्चन। रडार से एक डिवाइस है तो वो कहाँ पे यूज किया था, आपका ऑप्शन दिया है चार। पहला ऑप्शन है रिसीविंग सिग्नल्स इन रेडियो रिसीवर, बी स्टडिंग द मोमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी यहाँ पर एरर हो गई है, यहाँ पर मूवमेंट होगा, movements of planet, C detecting and fixing the position of objects, और डी स्टडिंग द सन स्पॉट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रडार आप लोग को पता है डिटेक्ट करने के लिए यूज करता है, तो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेक्ट एंड फिक्सिंग द पोजीशन ऑब्जेक्ट्स। मेनली किसी ऑब्जेक्ट्स को पता लगाने के लिए जनरली रडार का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सी पुप होता है या फिर फाइटर जेट, उसमें रडार लगा रहता है, वो पता लगाता है। और सोनार, देखिए फ्रेंड्स, सोनार भी होता है, सोनार पता लगाता है, वो एज ए इको छोड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएगा, वो इको सोनार भी होता है और रडार जनरली लगाते हैं हम लोग ऐसी कोई ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए कि आसपास, या फिक्स करने के लिए कितना दूर पे है, इस तरह का यूज करने के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा है रडार का यूज किस लिए करते हैं, डिटेक्टिंग एंड फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखिए फ्रेंड्स, पूछा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन दिया। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, अगर नहीं पता हो तो आप पहले पता करें और कमेंट बॉक्स में करें, लास्ट में मैं आप, लेकिन आप पता करके आप कमेंट बॉक्स में करेंगे आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में आने वाला ये क्वेश्चन बताऊंगा। यह आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज कंजर्वेशन ऑफ। पूछा है फ्रेंड्स कि न्यूक्लियर रिएक्शन में किसका कंजर्वेशन होता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, मास, एनर्जी, मोमेंटम, तीनों का कंजर्वेशन होता है। राइट आंसर हमारा आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, बनता है एयरफोर्स नेवी में कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या कंजर्व रहता है। तो तीनों, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम, तीनों चीज कंजर्व्ड रहता है। राइट आंसर हो गया डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 पे, और आखिरी क्वेश्चन है आज की, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द अब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। पूछा है फ्रेंड्स, देखिए जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसमें इंक अब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी पेपर आप लोग नोटिस किए फ्रेंड्स, एक जब हम कोई इंक से लिखते हैं, पेन से, इंक वाला पेन से, तो वो सारा अब्जॉर्ब कर लेता है पेज के अंदर, उसी को ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं। जो पेपर ऑब्जर्व करते हैं उसको ब्लॉटिंग पेपर। तो किस फिनोमिना पे काम करता है, तो वहीं पूछा है फ्रेंड्स। देखिए आपका ऑप्शन है विस्कोसिटी ऑफ इंक, बी कैपिलरी एक्शन फिनोमिना, सी डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लॉटिंग, या डी सिफॉन एक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी कैपिलरी एक्शन। जो कैपिलरी आपको पता है फ्रेंड्स, वो कैपिलरी राइज करता है, जिससे आपको टच करने पर वो सीधा ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। कैपिलरी का मेन यही काम है, जो आप लोग देखते होंगे जैसे ग्लास वाला में स्ट्रो डालकर हम जूस पीते हैं, तो ऑटोमेटिक स्ट्रो में ऊपर लेवल तक, पानी से ऊपर लेवल तक स्ट्रो में पानी भर जाता है या जूस। तो बस वही फिनोमिना है जो इस पे काम करता है ब्लॉटिंग पेपर में, जब हम इंक से लिखते हैं, मतलब कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। राइट आंसर हमारा है बी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये थी आज की आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आ गया होगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स। वॉच डेली
एंड फ्रेंड्स हम लोग डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और हाँ फिर जैसे मैंने बोला, एक दिन आपको प्रैक्टिस चलेगा और एक दिन आपका कोई चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। अभी फिजिक्स होगा, लेकिन आने वाले टाइम में इंग्लिश और मैथ्स सभी के लिए होगा। बाकी एयरफोर्स एक्स वाई दोनों, फिलहाल अभी एक्स वाई अभी थोड़ी नहीं, लेकिन आने वाला टाइम में वाई भी, और अभी नेवी का प्रिपरेशन, कोस्ट गार्ड साथ में सारा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या मैंने बोला, नेवी, एयरफोर्स बेसिकली एक्स खास करके, और कोस्ट गार्ड। अभी ज़्यादातर फोकस फ्रेंड्स हमारा अभी नेवी एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के बेसिकली ये रहेगा फ्रेंड्स। अभी हमारा पूरा टारगेट फ्रेंड्स फिजिक्स के पेपर पर, क्योंकि फिजिक्स बहुत सारे बच्चों का वीक हो जाता है, बोलते हैं सर इतना नहीं, इतना लगता है। तो हमारा अभी मेन टारगेट रहेगा फ्रेंड्स फिजिक्स के क्वेश्चन पर। तो उम्मीद होगा आपकी पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।